हेलो मेरे सीएमए फाउंडेशन के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 23 में जो पेपर आया था अकाउंट्स का, उसका पूरा सॉल्व करना है। हाँ, आपका पेपर 2 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के पेपर है। उसका वो 50 क्वेश्चन जो दिसंबर 23 में आया है, ये मैं लेके आया हूं। हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में आज सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो तो आप देख ही रहे हो, आप देखोगे, आपको फायदा मिलेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा मैंने जून 2023 का पेपर सॉल्व करके भी डाला है यूट्यूब में, तो उसको भी आप पक्का से देख के जाना एग्जाम में। इसके अलावा हमारा और एक वीडियो आपको मिलेगा आगे जाके, जिसमें हमने लास्ट 20 इयर्स के जितने भी एमसीक्यूज थे, सारे एमसीक्यू को कंबाइन करके एक पूरा सेशन मैंने बनाया है, तो वो भी आप जरूर देख लेना। क्योंकि उसके अंदर अगर 20 इयर्स का क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो उसके बाद और कोई एमसीक्यू बचता ही नहीं है, मतलब 50 का 50 क्वेश्चन उसमें से कॉमन है। इसके अलावा अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसके अंदर सीएमए फाउंडेशन का बूस्टर मैराथन बोल के है, बूस्टर मैराथन, वो वाला वीडियो देख लेना। उसके अंदर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितना एमसीक्यू क्वेश्चन है मैंने सारा सॉल्व कर दिया है आपके लिए। तो जो बच्चा ये बूस्टर मैराथन कर लेगा, 20 इयर्स कर लेगा, और साथ में ये जून 23 और दिसंबर 23 का पेपर कर लेगा, तो 50 में से भैया 50 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे और कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से अभी तक पढ़ाई नहीं की, अगर ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करके चले गए ना, तो हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए बाई चांस, ठीक है ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, वहां पर मैं आपको वो दे दूंगा पीडीएफ, आप डाउनलोड कर लेना पक्का से, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो, घर में प्रैक्टिस खुद से भी कर सकोगे एक बार। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। भैया ये क्वेश्चन नंबर 51 से क्यों चालू है? ओहो बच्चा लोग, तुम लोग का 50 क्वेश्चन आता है ना, 1 से 50 जो है ना, वो लॉ का पेपर होता है, 51 से चालू होता है अकाउंट्स का, इसीलिए मैंने 51 से वहीं से उठा दिया, समझा? मैंने नंबर भी चेंज किया। पहला बोलता है गुड ब्रॉट फॉर 32, मैंने परचेज किया 32,000 का माल, ठीक है, परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। पास थ्रू सेल्स डे बुक, ओहो, एक्सपेंस को सेल्स डे बुक में डाल दिया, मतलब इनकम बना दिया। विल रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होगा, इनकम को एक्सपेंस को अगर इनकम बना दिया, इनकम बढ़ गया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन, ये रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है, तो जर्नल प्रॉपर ऑप्शन नंबर ए। एंड एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ट्रीट करने का क्या बात हो? इट इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट, हाँ, कोई खर्चा करो और फिक्स एसेट बढ़ जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर है, ये सही लग रहा है ऑप्शन बी। ये बाकी ऑप्शन नहीं देखेंगे, अरे करेक्ट मिल गया तो बाकी देख के क्या टाइम वेस्ट करोगे, माथा खराब करोगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट वाला देखो, बोलता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट 145,800 आफ्टर चार्जिंग 3 इयर्स डिप्रिसिएशन। अच्छा, बुक वैल्यू आज का बोल रहा है 145,800 है, 3 साल के एंड में, 3rd ईयर के एंड में, ठीक है। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस, तो 10% करके डेप्रिशिएट करते जाने से डब्ल्यूडीवी 90% बेचता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? तो सुनो ना, 145,800, एक बार 90% किया तो 1 साल पीछे गए, फिर से 90% डिवाइड किया, 1 साल और पीछे गए, फिर से 90% डिवाइड किया, 1 साल और पीछे चले गए, तो करके देखो ऑप्शन नंबर सी 2 लाख आ रहा है। समझ में आ गया? 10% डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी 90% है, कितने साल पीछे जाना है? 3 साल, तो 3 बार 90% से डिवाइड कर देंगे, शॉर्टकट चाहिए होता ना, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट, विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक ही तो है, पर्सनल अकाउंट का रूल है ये। डेबिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस, रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये कौन सा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है, ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का कौन सा स्टेप है? लेजर बनता है अकाउंटिंग साइकिल में, हाँ। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस का होता है, हाँ होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, हाँ बनता है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये 58 बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा है।
इंस्टीट्यूट की बुक में भी शायद ये क्वेश्चन है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 890 है, फ्रेट एंड कार्टेज एसेट के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज होगा, इंस्टॉलेशन एसेट के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज हो जाएगा, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं, वो तो हर साल होगा, रिकरिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। यानी मेरा एसेट का कॉस्ट 890 प्लस 7 प्लस 30 तो 927 है। यूजफुल लाइफ 5 years, नो रेसिडुअल वैल्यू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड बोलो, फर्स्ट बोलो, फिफ्थ बोलो, कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन में हर साल का डिप्रिशिएशन सेम होता है। तो ऑरिजिन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई लाइफ करने से आ रहा है आपका डिप्रिशिएशन 185,400, ऑप्शन नंबर सी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इंश्योरेंस चार्जेस नहीं लिए क्योंकि रिकरिंग है, हर साल इंश्योरेंस करवाएंगे ना हम लोग। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2250 इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक अगर पे कर दिया मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब मान लो एक कैशबुक है, पासबुक है, तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैशबुक यहीं खड़ा है। इन बीआरएस स्टेटमेंट स्टार्टिंग पासबुक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये सिचुएशन था, पासबुक ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक से कैशबुक क्या करोगे, ऐड, किंतु ओडी है तो उल्टा कर देना, लेस। तो हमको लेस करना पड़ेगा 2250, लेस 2250। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, 2250 विल बी डिडक्टेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम 0 है। ज्वाइंट वेंचर का पूछ रहा, क्या करोगे अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, तो हमने बोला ज्वाइंट वेंचर में उसमें रिकॉर्ड करना ही नहीं, ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाता है, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर बी है, नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है। 61, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दिस गुड्स। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मिला किसको, कंसाइनी को, कंसाइनमेंट चैप्टर का बात कर रहा है, तो कंसाइनी को तो गुड्स मिलने से वो कुछ एंट्री नहीं करता है, तो कौन सा अकाउंट में करता है, कोई एंट्री नहीं करता है। अरे कौन से अकाउंट में, अरे कोई एंट्री नहीं करता है, बोलते रहूं। तो परचेज भी नहीं है, गुड्स अकाउंट भी नहीं है, कंसाइनर भी नहीं है, तो आंसर है नन ऑफ दिस, एंट्री होता ही नहीं है। अच्छा देखो नेक्स्ट, एक्स सेंट आउट गुड्स टू वाई, ठीक है, कॉस्टिंग 2,50,000, बहुत अच्छा, गुड्स का कॉस्ट है 2,50,000। गुड्स आर टू बी सोल्ड कॉस्ट प्लस 25, सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट 100 है, सेलिंग 125। तो इस गुड्स का सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, तो 250 यार 3,12,500 सेलिंग वैल्यू है इसका, गुड्स का। द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। बोलते सेल वैल्यू का 60% एडवांस का अमाउंट है, तो इसका 60% करो, तो एडवांस का अमाउंट है 187,500। अमाउंट ऑफ एडवांस कितना है, 187,500। ये 62 भी कॉमन है, ये क्वेश्चन तो जून में और दिसंबर में दोनों में आया था, बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट था शायद, वो याद नहीं है मेरे को, पर सेम क्वेश्चन आया, रिपीट होता है यार एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू रिपीट होता है हमेशा। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, कौन से नेचर का जॉइंट वेंचर, नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस निकलता है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय ड्रॉई। ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, टू ड्रॉवर, ये एंट्री करेगा। तो बोल रहा क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिट ड्रॉवर को करेगा, तो ड्रॉवर, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा हुआ है, एंट्री याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब बैड डेट रिकवरी है, एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी या बैड डेट रिकवर्ड। आर, ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओवर लॉन्ग टर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो भैया हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म बोला भैया, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू। व्हेन ओपनिंग स्टॉक 50, क्लोजिंग स्टॉक 40, सेल्स 240 है, एंड प्रॉफिट मार्जिन इज, थोड़ा छोटा करता हूं, 20% कॉस्ट, सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट बोला है, सेलिंग प्राइस 1, परचेज कितना है, तो बेटर है ट्रेडिंग बना लो।
ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000, सेल्स दिया है 2,40,000। बोल रहा है परचेज कितना है। मैं बोला पहले जीपी निकालो ना, सेल 240 है, सेल को सेल प्राइस से डिवाइड करो, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, 40,000 ये निकल गया। तो परचेज का फिगर बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, 240 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 40, 190 बच रहा है। तो परचेज हो गया 1,90,000, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जून दिसंबर दोनों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, समझ लो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ये लोग। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, वही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ, किसका एक्सप्रेशन, मतलब ये किसके वजह से होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो लोग मेरा बेसिक क्लास करके रखा नहीं हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में देख लेना, मेरा बेसिक क्लास है, 3-4 तो बेसिक क्लास होगा, वो पढ़ लेना, उसमें पढ़ाया हुआ है प्रूव करके, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट भी टैली क्यों होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक एट लेटर डेट, पहले चेक मिला था किंतु बाद में जमा हुआ, जिस दिन चेक मिला था तो बाद में जमा हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी होगा, और बाद में जिस दिन जमा करेंगे हम बैंक में उस दिन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन ऑन लेटर डेट, लेटर डेट को ये एंट्री होना चाहिए, डैश विल बी क्रिएटेड, तो आंसर है कैश अकाउंट विल बी क्रिएटेड, ऑप्शन बी। क्योंकि कोई चेक पहले मिला और बाद में बैंक में जमा कर रहे हैं तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट यूज नहीं होता है, पहले कैश में यूज होता है उसके बाद बैंक में जाता है, क्योंकि चेक पहले कैश बॉक्स में रखते हैं, याद कर लो। बोलो ठीक है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ये मेरा एसेट है और आउटस्टैंडिंग रेंट ये मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है। ऑफ अ क्लब विल बी शोन इन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो एक एसेट में जाएगा एक लाइबिलिटी में जाएगा, ऑप्शन डी ठीक लग रहा है मेरे को। देखो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में और रेंट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट। एक रिसीवेबल एक पेबल है, रिसीवेबल एसेट पेबल लाइबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलता है सैलरी पेड ड्यूरिंग देयर कितना होगा बताओ, ठीक है। सैलरी हैव बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3 लाख। अगर आपको याद हो इसमें क्या क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है ना वो ऐड करते थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, ओपनिंग प्री लेस करते हैं और क्लोजिंग प्री ऐड करते हैं, तब जाके पता चलता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कितना जाएगा। इट वॉज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 42, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 42 और एंड ऑफ द ईयर में 3 मंथ्स का था, है एंड ऑफ द ईयर मतलब 3 लाख जो दिया हुआ था 1 साल का है ना, 1 साल का होता है 12 महीना, 12 महीना का इतना है सैलरी, तो 3 महीना का कितना होगा निकालो, 3 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 75,000 इज माई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बस। और तो कोई प्री रिसीव तो है नहीं, तो 3 लाख प्लस 42,000 माइनस 75 करने से आता है 267 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हम लोग भयंकर भयंकर काम करके रखे, ये सब क्या है बोल, बिस्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूजुअली रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंडाउमेंट हाँ, लेगेसी मिलता है हाँ, लाइफ मेंबरशिप मिला है वहां पर चैप्टर में हाँ, ट्रांसफर फीस नहीं, एंट्रेंस फीस हाँ। बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, होना चाहिए 1 2 3 5, किसमें 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 2 3 5 ये एनपीओ में मिलेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स क्या होगा, तो सोल प्रोप्राइटर केस में इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, मेरे ख्याल से सी सही है, ट्रीटेड एज प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस। देख लो, लो बड़ा कर दिया इसको, देख लो बड़ा बड़ा करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग एनपीएल, ट्रेडिंग पीएल में क्या आता है, ट्रेडिंग पीएल में सारा नॉमिनल अकाउंट आता है, सारा रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंस आता है,
बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम, हाँ आता है। रेवेन्यू एज वेल कैपिटल, नहीं, ये यही ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लो 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 देख लो खुद से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, इनकम भी आता है, एक्सपेंडिचर भी आता है, इनकम भी आता है। या भाई ये क्या था, अरे कुछ नहीं, थोड़ा समझती। फिर बोल रहा है देखो 75, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नंबर 2 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, कौन सा बेसिस प्रिपेयर होता है, ये तो हम पहले दिन ही पढ़ाते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा बेसिस बनता है, अक्रूवल बेसिस में बनता है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश बेसिस में बनता है। अक्रूवल कैश, ऑप्शन नंबर डी ठीक लग रहा है। नंबर 1 अक्रूवल बनता है, नंबर 2 कैश बेसिस में बनता है। मजा आ गया भैया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, हाँ मजा तो आ गया। नेक्स्ट, व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री दैट इज क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया 65 और परचेज क्रेडिट हो गया 65। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज, इसका मतलब परचेज को आपने क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट कर दिया। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अब ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक अब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और कहीं नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है इन लोग का, हर बार घुमा घुमा के पूछता है ये क्वेश्चन। पूरा लॉजिक क्या हुआ है, बहुत जन क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज नहीं करके ट्रेडिंग सीखा होगा एंट्री, वो एक ही बात है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर स्टोर ऑन 31 मार्च, ईयर का एंड है 31 मार्च 2003। बैड डेट दिया ट्रायल बैलेंस में, बैड डेट का एंट्री को डेटर से लेस नहीं करना है, आप प्रोविजन अकाउंट में क्लोज करेंगे। डेटर 3 लाख का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस 18,000। इफ शेखर स्टोर मेक्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% डेटर, 3 लाख का 5%, 5 दिया 15,000 है क्लोजिंग प्रोविजन। द अमाउंट फॉर सच प्रोविजन चार्ज टू पीएल, अच्छा पीएल में कितना जाएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 18 दिया हुआ है, बैड डेट क्लोज करेंगे तो टू बैड डेट 15,500, क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन, टू बैलेंस कैरेड डाउन, अभी तुम निकाला 15,000 था, पूछ रहा है पीएल में कितना जाएगा, तो ये बाई पीएल वाला फिगर पूछ रहा है। हमने प्रोविजन का काउंटिंग क्लास में बहुत डेप्थ में सीखा था, 1.5 घंटा लगा के सीखा था। 15,500 प्लस 15,000 माइनस 18,000, 12,500। ऑप्शन है, हाँ बी भैया, बी 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 बी, हाँ ठीक है बी यार, लो लो बी, देख लो प्रोविजन अकाउंट बनाओ, पीएल में कितना जाएगा पता चल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने का, अकाउंट्स के ऐसे सोचो। ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहा है अगले क्वेश्चन में, तो मेरे को समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहे हो तो मुझे ट्रेडिंग बना लेना चाहिए। बोलता है परचेज 1520, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं पता, परचेज बोल रहा है 1520। वेजेस एंड सैलरीज 2,10,000 डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स 2160 क्रेडिट में जाता है, ओपनिंग स्टॉक 2,08,000 आ गया, क्लोजिंग स्टॉक 220, क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा 220। ऑडिट फीस नहीं, ये तो पीएल आइटम है, ग्रॉस प्रॉफिट में तो ट्रेडिंग है, तो बोलता है जीपी बताओ, सब तो हो गया, जीपी निकाल लो। 21,60,000 का सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000 माइनस 2,08,000 का ओपनिंग स्टॉक माइनस 1520 का परचेज माइनस 210 का वेजेस एंड सैलरीज 442। भैया सैलरीज है ना पीएल में जगह, नहीं वेजेस पहले बोला है ना, ये पढ़ा होगा रूल। ऑप्शन सी। क्या क्या दिक्कत है बता, साथ साथ लिख के कर लेना। आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट है, थोड़ा स्लो कर लो, पॉज कर लो, लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। वीडियो का मजा तो यही है। अब ये सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली बैठ के। अब इसमें अगर मैं बहुत टाइम लगाऊं, क्लास में तो हम तो बहुत टाइम लगाते ही हैं, तो लोग बोलता ही है कि भैया धीरे धीरे जाते, यहां भी टाइम लगाओ तो मजा नहीं आएगा ना आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए एसेट है, एसेट है ना, तो भैया इसको रियल बोल दे, नहीं नहीं प्रीपेड है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है उस इंश्योरेंस कंपनी को जिसको मैंने एडवांस में पैसा दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
मुझे ये लाइन याद है, ऑप्शन नंबर डी। क्लास में भी ये लाइन बोल बोल के दिमाग खा गए थे आप लोग का, तो यही लाइन आता है बार बार। द पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर टू हुम द अमाउंट इन द बिल इज मेड पेबल टू इज नोन एज, अच्छा, पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर, बिल्स के केस में जो ओरिजिनल क्रेडिटर है वो ड्रॉर बनता है, मतलब उसको छोड़ के किसी और आदमी को पेमेंट अगर जा रहा है तो वो कौन है? तो अल्टीमेटली जिसको पेमेंट जाता है उसको पेई बोलते हैं, पेई। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पेई। 81 का ऑप्शन बी होना चाहिए, पेई। बढ़िया क्वेश्चन, ब्लफ कर सकता है इस क्वेश्चन बच्चा लोग को, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है, रिटायरमेंट का मतलब है मैच्योरिटी के पहले ही पैसा दे देना, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। विच ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइन? अभी किया था थोड़ा देर, नहीं अभी नहीं, ये वाला क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है लग रहा है, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। अरे भाई, कंसाइनर के बुक्स में क्या बनाते हो? कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना लेते हो, कंसाइनी का अकाउंट बना लेते हो, तो बस कमीशन, कमीशन मतलब कंसाइनी के बुक्स में। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? फाइनेंशियल रिजल्ट यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर डे नहीं, पर्टिकुलर पीरियड। तो ऑप्शन ए, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंसर्न फॉर अ पीरियड, एक पीरियड का बताता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रिपेयर्ड बाई एनपीओ? एनपीओ क्या बनाता है? रिसिप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, तीन चीज बनाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, हाँ। रिसिप्ट पेमेंट्स, हाँ। बैलेंस शीट, हाँ। ऑल, तो 85 का ऑल हो जाना चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट? तो प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और कन्वर्जन कॉस्ट में आता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो कॉमन क्या पूछ रहा है? तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस कॉमन होता है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, इनडायरेक्ट लेबर नहीं, डायरेक्ट लेबर हाँ, ऑल तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट लेबर सही ऑप्शन। नेक्स्ट, इन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, फंक्शन के हिसाब से वही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या चीज है? डिसीजन मेकिंग, राइट? ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन सी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। विच वन इज फॉल्स? इनमें से कौन सा झूठ है? बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन आउटपुट, फॉल्स। अरे आउटपुट अगर बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है, तो पहला ही मिल गया, यही फॉल्स। बोलता है स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का ब्रेकअप कहां दिखाते हैं? कॉस्ट शीट में, तो ऑप्शन नंबर डी, कॉस्ट शीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। अ कॉस्ट यूनिट इज, कॉस्ट यूनिट मतलब जिसमें हम लोग कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, पर केजी, पर पाउंड, पर लीटर, पर सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन कौन सा? बी, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसेटेड, कॉस्ट आर एसेटेड या कॉस्ट आर एक्सप्रेस्ड भी बोल सकते हैं। 93, from the following information find out purchase of raw material when raw material consumed is 53, closing stock 9, opening it। तो raw material consume का फॉर्मूला था हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 53,000, ओपनिंग स्टॉक है 6,000, परचेज नहीं पता, यही तो निकालना था, और क्लोजिंग स्टॉक है 9,000। तो अगर मुझे परचेज निकालना है तो मैं बोलूंगा 53,000 प्लस 9,000 माइनस 6,000, करने से आ रहा है 56,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछता है, रिपीटेटिवली पूछता है ये सब क्वेश्चन। करके जाना है मुन्ना, ये सब छोड़ के नहीं जाना, प्लीज मेरा बात मानो, छोड़ के नहीं जाएंगे हम, समझा? अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज और आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट?
कॉस्ट में नहीं लिया आता है। फाइनेंशियल नेचर का आइटम देखते हैं, इनकम टैक्स नहीं लेंगे, फाइनेंशियल नेचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लेंगे, फाइनेंशियल नेचर, कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे, फाइनेंशियल नेचर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तुम देखोगे अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है ये वाला भी। सारा क्वेश्चन में तो बोल दे रहे, नहीं सारा में नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनना। बोलता है डायरेक्ट वेजेस 246 का, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है तुमको पता है? देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस देता नहीं है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये ऐड करने से आता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो लोग बोलता है डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेज 246 ये दिया हुआ है, हाँ, और ये दिया हुआ है 560, ठीक है ना। इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:1। अच्छा, बोलता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेज अगर ये 246 मेरे को पता है 10 तरह की, 3 का मतलब 246 है, तो पहले बताओ ना फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा। तो 246 डिवाइडेड बाई 3 into 1, तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा 246 डिवाइड बाई 3 into 1, तो ये 82,000 आ रहा है, तो ये 82,000 आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो मैं बोल रहा हूं 5,60,000 में से पहले 82,000 माइनस कर दो, फिर 246 माइनस कर दो, तो जो बचेगा ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 232 डायरेक्ट मटेरियल, 232, ऑप्शन नंबर डी 232। क्या सर सब सही चल रहा है ना यहां तक? आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन देखो। विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड बाय स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग? स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है बैच कॉस्टिंग बेस्ट, बैच कॉस्टिंग। कई बार एग्जाम में पूछता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कौन सा बेस्ट है, तो याद रखना प्रोसेस कॉस्टिंग बेस्ट। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी आता है काफी कॉमन, जॉब कॉस्टिंग। मैं तो बोलूंगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना देखना, एक पेज दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड बेस्ट है, वो याद कर लेना। और इवन मैं एक और चीज बोलूंगा, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसका नंबर का सबका नाम है ना, वो याद कर लेना, वो वाला पेज। वो एक एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर तो पक्का है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म पासवर्ड। डायरेक्टर तो मैनेजमेंट करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मेरा खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट, इट इज अ नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट इंप्यूटेड, हाँ नोशनल कॉस्ट, ऑप्शन बी है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज रिलेटेड टू पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। याद रखना पड़ेगा बच्चे, याद है तो ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 100, डायरेक्ट एक्सपेंस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैंने ये पीडीएफ में आंसर्स का शीट भी दे दिया नीचे, तो आपको इजी रहेगा, कभी आप कुछ मिस कर जाए तो एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये वीडियो का लिंक अपने सारे दोस्तों का शेयर करो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा। अगर बेनिफिशियल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था याद रखना, वो सारा वीडियोस कर लेना, तो 50 का 50 क्वेश्चंस कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।